अब हमने ये मोलैरिटी की पूरी कहानी समझ ली। अब हम मोलैरिटीज के बाद बात करेंगे बेटा जी मोलैलिटी की। तो अब हमारा डिस्कशन मोलैलिटी के लिए होगा। तो सबसे पहले तो सर हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे पास मोलैलिटी है इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एम से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब जो बेटा जी मोलैलिटी है हमारे पास, वहां पे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ solvent. This is the formula for the calculation of molality of any solution. Got it? अब यहां पे सर नंबर ऑफ मोल निकालने के मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने आपको मोलैरिटी की टर्म में सिखा दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अभी जैसे हमने मोलैरिटी की बात की थी, सर मोलैरिटी में क्या था कि मोलैरिटी की कहानी कैपिटल एम से, ये चीज तो सेम थी वहां पे भी। नीचे बस क्या था कि सर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया था। देखो ये तो फॉर्मूले वाली बातें की हैं हमने, हम इसका मीनिंग अगर समझने वाले हैं, मीनिंग क्या होता है, असल में इसका मीनिंग क्या है। तो अगर मैं उसकी बात करूं बेटा जी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास 0.1 मोलैरिटी का HCl सॉल्यूशन है, 1 मोलैरिटी का 0.1 मोलैरिटी का HCl का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना। मोल कंसेप्ट में जिसने भी फिजिकल, अगर मतलब आपने फिजिकली क्वांटिटीज पर वर्क कर लिया, फिजिकल कंसेप्ट को समझ लिया, तो दैट मीन्स आप बहुत आराम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो सर, ये कह रहा है कि 0.1 मोल, इसका मतलब है कि 0.1 मोल HCl प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोल HCl का प्रेजेंट है। ये बात मोलैरिटी एक्सप्लेन कर रही है। ऐसे ही मोलैलिटी अगर गिवन है तो मोलैलिटी आपको बताती है कि इतने मास ऑफ सॉल्वेंट में से, इतने मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसको हम मोलैलिटी कहते हैं। तो ये इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चंस में इसके बहुत सारे आपको कराऊंगा, फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि सर इनके कॉन्सेप्ट है क्या। ध्यान से देखो, अब सर मोलैरिटी समझ ली, परसेंटेज फिनोमिना समझ लिया, मोलैलिटी समझ ली। अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो बेटा जी वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। वो क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन है। समझो इस बात को। अगर हम इस मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास बेटा जी एक सॉल्यूशन है, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट है, एक A है, एक B है और एक बेटा जी आपके पास C है। इसमें बेटा जी जो C है आपके पास, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है आपके पास? सॉल्वेंट। और ये जो A और B है ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि सर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट मोर देन 1 हो सकते हैं, है ना। ये बात तो आपको पता है। चलो ध्यान से देखो, अगर ये कहानी है तो बेटा जी मैंने मान लिया कि जो यहां पे B वाला है, B वाला सॉल्यूट है, इसके अंदर NB मोल है, A के अंदर Na मोल है और C वाला जो सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल C प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या होता है कि सर अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, B का, C का, तो मैं मोल फ्रैक्शन अगर A का निकाल रहा हूं तो क्या मतलब है उसका कि सर सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल में से कितने मोल A के प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ऐसे हम B की बात करेंगे, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना चाहता हूं तो वो बेटा जी आपको बताएगा कि टोटल सॉल्यूशन के मोल में से B के मोल कितने प्रेजेंट है। समझना यहां पे। अब यहां पे क्या है कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ A की अगर मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन ये है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ A की बात करूं तो वो क्या बता रहा है कि सर A के मोल कितने हैं अपॉन टोटल मोल में से। भाई यही हमारे पास मोल फ्रैक्शन कि A के कितने मोल हैं टोटल मोल में से, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। ध्यान से देखो, अगर मैं टोटल मोल की बात करूं तो टोटल मोल आपके पास क्या है सर? Na, Nb, Nc। भाई ये तीनों नंबर ऑफ मोल्स को आप जोड़ दो, टोटल मोल, तो ये कितना है आपके पास? Na प्लस Nb प्लस Nc। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर Na अपॉन
Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल रहे हो तो B के कितने मोल प्रेजेंट है टोटल मोल में से, Na प्लस Nb प्लस Nc। सेम कहानी आप C के मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हो कि सर C के कितने मोल प्रेजेंट है टोटल मोल में से, तो आपने तीनों चीजें यहां निकाल ली। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखो, ये तो आप निकाल लोगे मोल फ्रैक्शन, अगर आपको कोई कहे तो आपको बस नंबर ऑफ मोल चाहिए सॉल्यूशन के और उसके अंदर जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है उसका नंबर ऑफ मोल चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा जी सॉल्यूशन के अंदर, ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी सॉल्यूट सॉल्वेंट है उन सब के अगर मैं मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, कहने का मतलब कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, वो हमेशा बेटा जी 1 के बराबर होगा। वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। समझो। अब यहां पे क्या है कि कैसे सर इस बात को प्रूफ कीजिए, तो आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपके पास कितना है, नंबर ऑफ मोल A के Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस B का मोल फ्रैक्शन Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही देखो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल C के कितने टोटल मोल में से, तो Na प्लस Nb प्लस Nc। अब आप क्या कर सकते हो सर, इसमें से आप 1 अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc को कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा ऊपर सर Na प्लस Nb प्लस Nc। अब आप देखो इससे की टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, कितने के बराबर आ जाएगा 1। तो ये बात याद रखना कि सर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सॉल्यूट है चाहे वो सॉल्वेंट है, तो बेटा जी उन सब के अगर मैं मोल फ्रैक्शंस को जोड़ दूं तो वो 1 के बराबर आएगा। तो ये था मोल फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तब और बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलो मैं रफ कर देता हूं बेटा जी अब इसको। अब ध्यान से देखो कि सर मोल फ्रैक्शन की कहानी भी पढ़ ली हमने मोल फ्रैक्शन की कहानी भी पढ़ ली, मोलैरिटी को भी समझ लिया, मोलैलिटी को भी समझ लिया, परसेंटेज के फिनोमिना को भी समझ लिया। अब हमारे पास क्या टर्म बची है सर? अब हमारे पास एक टर्म है पीपीएम। अब हमारे पास क्या है बेटा जी? एक टर्म है पीपीएम। तो पीपीएम स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन, हम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के नाम से हम इसको जानते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है सर कि अगर मान लो कि मेरे पास यहां पे वाटर का एक सॉल्वेंट है, ये मेरे पास वाटर है, ब्लू पेन से जो दिख रहा है ये मेरे पास सॉल्वेंट है, वाटर है, H2O है, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा जी, इस वाटर के अंदर हो सकता है इस वाटर के अंदर कोई कार्सिनोजेनिक प्रेजेंट है, कोई कार्सिनोजेनिक केमिकल प्रेजेंट है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सर इस सॉल्वेंट के अंदर जो कार्सिनोजेनिक प्रेजेंट है वो 1 ppm है, मतलब 1 ppm प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर अगर मेरे पास सॉल्वेंट के 1 मोल मिलियंस प्रेजेंट है, 1 मोल मिलियंस प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल मिलियन प्रेजेंट है, उसमें से क्या होगा कि सर 1 मोल आपका कार्सिनोजेनिक जो केमिकल है वो प्रेजेंट होगा। तो मतलब ये क्या है कि 1 मिलियन मोल का एक पार्ट है जिसको हम पीपीएम कहते हैं। मतलब अगर आपके सॉल्वेंट की हम बात करें तो बेटा जी 1 मोल मिलियन हमारे पास H2O के हों, उसके अंदर अगर 1 मोल कार्सिनोजेनिक केमिकल प्रेजेंट है तो उसको हम 1 ppm कहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आइडिया लग रहा है कि सर ये तो बहुत डाइल्यूटेड कहानी है, वेरी वेरी डाइल्यूटेड, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, ये बहुत ज्यादा क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा, वेरी डाइल्यूटेड की कहानी है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं लिख सकता हूं कि सर यहां पे ये जो 1 ppm हमने लिखा है इस कार्सिनोजेनिक केमिकल को, तो हम लिख सकते हैं सर 1 ppm को कि सर 1 × 10⁻⁻⁶। ये अगर मैं इसका मास की बात करूं, अगर मैं इसके मास की बात करूं कि 1 ppm का मास कितना होगा, तो आप लिख सकते हो कि सर वो अगर परसेंटेज के कॉम्पोजिशन में, मास परसेंटेज के कॉम्पोजिशन में, तो 1 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 मिलियन में 10⁻⁶ होंगे, तो उनमें से एक पार्ट है, तो इसको कितना मिलेगा? 1 × 10⁻⁶। तो ये तो हमने निकाला इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन, इन टर्म ऑफ
फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप चाहते हो कि सर इसे परसेंटेज के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻6 × 100। परसेंटेज में बस ये चेंज होता है। तो सर ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴। गॉट इट। तो ये परसेंटेज की टर्म में आ गया, ये फ्रैक्शन की टर्म में आ गया। तो ये हमारे पास पीपीएम का मतलब है। मेन फोकस हमारा यहाँ पे कि सर ये है पीपीएम का मतलब। तो ये थी पीपीएम की कहानी। इस तरीके से हम पीपीएम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, है ना। अब एक नॉर्मेलिटी की टर्म भी होती है जो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करती है, बट हमें यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बिकॉज हमें जल्दी जल्दी चैप्टर को पढ़ के बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, कॉन्सेप्ट ब्रशअप नहीं किए हमने, तो बेटा जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जब डेप्थ की बात होगी, जब हम जेईई के लिए पढ़ेंगे, तब मैं आपको बहुत डेप्थ में सारी चीजें बताऊंगा, है ना। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। तो आप आराम से, अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं कि आप उनको ट्राई करो एक बार करने की। नहीं होंगे, हालांकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फिर भी कराऊंगा, लेकिन अब मैं एमसीक्यू की ही फॉर्मेटिंग में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो बेटा जी ये हमारी बात हो गई किसकी, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी वो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ ली। तो नॉर्मेलिटी भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज नॉर्मेलिटी से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नहीं आता। तो अभी हम बोर्ड के सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट चीजों को पढ़ेंगे, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मोर सिलेबस हमें नहीं लेना, सिलेबस उतना ही, उस सिलेबस को बहुत अच्छे से ब्रशअप करना है, ये हमारा मोटिव है। तो हमने क्या करा कि सर जो सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जितनी भी टर्म्स थी, वो सारी टर्म्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद जो बेटा जी हमारी कहानी होगी, इसके बाद जो हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे, वो समझो ध्यान से। इसके बाद बेटा जी हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी की कहानी। हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी की कहानी के सर सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो ये सॉल्युबिलिटी की कहानी मैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि सर सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और अपनी रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि जनरली जो चाय होती है वो हम गर्म ही क्यों प्रेफर करते हैं, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको हम हमेशा चिल्ड क्यों प्रेफर करते हैं, है ना। और भी बहुत मजेदार से आपको फैक्ट यहां पे देखने को मिलेंगे और उनके वैलिड रीजन आपको देखने को मिलेंगे कि सर इनके वैलिड रीजन क्या है। तो सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप तमीज से समझें उसको। तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी की पूरी कहानी क्या है, और सॉल्युबिलिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए यही खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।